हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है। एलिजा प्लीज, डॉक्टर एलिजा प्लीज स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है एचसीपीएस पार्ट 1 की गाइडेंस का। और ये हमारे सिंह के डॉक्टर्स फोरम की तरफ से आज का ये सेशन है, लाइव सेशन उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी हाउस जॉब कंप्लीट किया है और वो नेक्स्ट फर्दर अपना एचसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी करना चाहते हैं और उसकी गाइडेंस लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर्स फोरम है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सिंह डॉक्टर्स फोरम हमारे सिंह के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उन्होंने फॉर्म किया और इसके ऑब्जेक्टिव्स दो हैं बेसिकली। एक तो सोशल सर्विसेज और दूसरा हेल्थ प्रोफेशनल के लिए प्रोजेक्ट। सोशल सर्विसेज में हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाने होते हैं और पेशेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है। ऑनलाइन सेशंस जैसे कि आज हमारा ये एफसीपीएस गाइडेंस सेशन है। और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग रिसर्च और उनकी करियर काउंसलिंग के लिए सेशंस करते हैं। अब मैं सबको इस लाइव सेशन के स्टार्ट होने से पहले सबको बताती चलूँ कि जो जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं हमें जूम पे डॉक्टर्स, उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो काइंडली कमेंट सेक्शन में आए, चैट में आए और अपना नाम और अपना कॉलेज का नाम बताएं। देन सबको बारी बारी मौका दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन करें डॉक्टर अब्दुल बासित से। और जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस देने हैं। हमें फर्दर रिहान खालिद जो कि हमारे नेशनल हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं और फोर्थ ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, कि वो सिंह को इंट्रोड्यूस करें और हमारा जो स्टूडेंट सेक्शन है उसकी ब्रीफिंग करें। रिहान। थैंक यू सो मच डॉक्टर एलिजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रेहान खालिद है और थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो मुझे जैसा कि कहा गया है कि सिंह के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें, तो सिंह असल में है क्या? सॉलिडेरिटी अमंग यंग नेशन फॉर चेंज। सिंह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2016 में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में इसकी बुनियाद रखी गई। और ये ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि 4 डोमेन्स में हम काम करें। इसके 4 मकासद हैं, एक एजुकेशन, मेडिकल, साइंस, रिसर्च और सोशल वेलफेयर। और इन 4 डोमेन्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक हायरार्की है, हर डिपार्टमेंट का अपना प्रोजेक्ट होता है और ये प्रोजेक्ट भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोर देन 44 कॉलेजेस अक्रॉस पाकिस्तान में ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और 1500 ऑलमोस्ट वर्कर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर ये कैरियर काउंसलिंग आती है, जो एक प्रोजेक्ट डॉक्टर अब्दुल बासित का मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उनके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट हमने करवाया। एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो एफएससी मैट्रिक के स्टूडेंट के से लेकर आगे एंड तक मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स तक को गाइडेंस दें, कैरियर काउंसलिंग। इसमें मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये आ जाता है कि उन्होंने कैरियर काउंसलिंग आगे जाके क्या रखना है, तो उनके लिए गाइडेंस होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसके अलावा एमडी कैट की गाइडेंस के लिए हम वेबिनार्स करवाते होते हैं, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट जाते होते हैं अकेडमीज में और उनको जाके एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट ब्रीफिंग देते हैं।
इसके अलावा MBBS में भी फर्स्ट ईयर में हम उनको गाइड करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आसानी हो जाए। तो ये इसी ही हवाले से ये FCPS के लिए रखा गया है। तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर अब्दुल बासित आगे ब्रीफ करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अलीज़। आपको आपका माइक म्यूट है। डॉक्टर अब्दुल बासित, आप यू कैन स्टार्ट नाउ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सुन सकते हैं रेहान? सर मैं सुन सकता हूँ आपको, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी, thank you everyone for joining us, and I am honored and I am humbled to be part of this FCPS Part 1 webinar, organized by a very vibrant and very enthusiastic team of medical students and doctors, SINC Pakistan, and another team organization which is Pakistan US-based organization, MedExam Expert. I am part of that organization which is offering different exams, MRCOG Part 1, 2, and now FCPS exams all over the Pakistan to different students, medical students and doctors. Before starting discussion on today's topic, let me tell you one thing. What I am going to tell you, ये बहुत important है कि मैं आपसे स्टार्ट में आपको बता दूं कि मैं आज का जो सेशन है 15 मिनट्स का रिगार्डिंग FCPS Part 1, इसमें क्या होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, उनको मिला के मैंने 4-5 क्वेश्चंस पे बात करने का आज डिसाइड किया है। नंबर 1, FCPS की Part 1 की तैयारी के लिए कितना टाइम दरकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बंदा पूछता है। नंबर 2, FCPS Part 1 की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स चाहिए या कौन से सोशल मीडिया फोरम से आपको कंसल्ट करना है। नंबर 3, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। नंबर 4, आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करें। एंड नंबर 5, जो FCPS Part 1 जो लोग कर रहे हैं, किस तरह से वो फॉरेन ट्रेनिंग का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, उन्हें बाहर कैसे ट्रेनिंग मिल सकती है, या FCPS Part 1 का या FCPS एग्जाम का बाहर के ममालिक में क्या स्कोप है। एंड लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा रेजिडेंसी प्रोग्राम है, पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम, उसमें आप इंडक्शन कैसे ले सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको कितना टाइम चाहिए FCPS Part 1 की तैयारी के लिए। इसमें ये होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो वो अपने सीनियर से पूछते हैं, लोग किसी अपने भाई से, बहन से वो पूछते हैं, तो वो आपको आगे से कहते हैं जी बस 15 दिन में मैंने तो तैयारी कर ली, या कोई कह देता है जी मैंने तो 1 महीने में तैयारी कर ली। FCPS Part 1 की जो तैयारी का टाइम है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, बल्कि सेशन के स्टार्ट में मैं आपसे कहूंगा आप एक बॉल पॉइंट और एक कॉपी अपने पास, नोट पैड अपने पास रखें, ताकि मैं कोई चीज अगर आपको लिखवाऊं, आपको कोई चीज बताऊं तो आप उसे नोट कर सकें। जो आपका टाइम है, हर बंदे का टाइम डिफरेंट है, एंड दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन क्लिनिकल नॉलेज, योर ओन एक्सपीरियंस एंड योर ओन IQ। मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, आपका मुख्तलिफ हो सकता है, रिहान का, आसफा का, किसी का, XYZ का, किसी का मुख्तलिफ हो सकता है। हर शख्स दूसरे से डिफरेंट है। सो जब भी आप टाइम कैलकुलेट करें, अपने आप को सामने रखें, आप अपनी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं। आप बहुत थीटे स्टूडेंट होते हैं, बाज बच्चे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हर एग्जाम, हर प्रॉफ की तैयारी की होती है और उनके लिए एग्जाम हलवा है, लेकिन उन्हें देख के आप या मैं, हम सब अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। या मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स USMLE की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए भी Part 1 एग्जाम बहुत इजी हो जाता है, या कोई प्लैब की तैयारी कर रहा है, फॉरेन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी Part 1 बड़ा इजी है। हो सकता है कुछ लोग फंस जाएं, बट मेजोरिटी जो होती है उनमें से वो आराम से पास कर जाते हैं। तो जो मैंने देखा, मुख्तलिफ चीजों को जज करके, ऑब्जर्व करके, जो आपको एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए टाइम चाहिए वो एटलीस्ट 3 to 4 months आपको चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 to 4 months अपने एग्जाम से पहले आपने स्पेयर करने हैं, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो फिर आप 2 months में भी तैयारी कर सकते हैं
इजी है आपके लिए तैयारी करना। नंबर 2, आपको कौन सी बुक्स चाहिए। बुक्स को बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि एग्जाम में कभी भी इमेच्योर अटेम्प्ट के लिए ना जाएं। एक बड़ा कल्चर है, आप देखेंगे बच्चों को, जितने भी आपके कोलीग्स होते हैं, वो कहते हैं जी ये वाला पेपर जो मैं दे रहा हूँ सितंबर में, जुलाई में, फरवरी में, ये तो मैं सिर्फ अपनी एक एक्सपीरियंस के तौर पे दे रहा हूँ। नेवर एवर डू दिस। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता। जिस बंदे ने पढ़ा है वो एग्जाम पास कर जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो एग्जाम में रह जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। जो बुक्स आपने सोची हैं, जो बुक्स आपने रखी हैं, अगर वो आप उन्हें पढ़ गए हैं तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। लिहाजा इमेच्योर अटेम्प्ट में ना जाएं। इसका नुकसान ये होता है, आपका एग्जाम रह जाता है। एक तो आप हर्ट हो जाते हैं, सेकंड ये कि आप देखते हैं कि कोई एक बंदा है जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और वो भी पास हो गया। वो आपके लिए एक और परेशानी वाली खबर होती है। बंदा कहता है यार इसने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये कैसे हो गया, मैं कैसे रह गया। सो इमेच्योर अटेम्प्ट आप कभी ना करें। कंप्लीट मेच्योर अटेम्प्ट आपने देनी है जब भी एग्जाम करना है। अब मैं आपको बताता हूं बुक्स जो FCPS पार्ट 1 के लिए रिक्वायर्ड हैं। सर्जरी का आप दें, मेडिसिन का दें, या दूसरे फील्ड्स हैं, गायनी ऑब्स है, आई का है, ENT का है, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट होगी। लेकिन जनरल बुक्स मैं कुछ आपको बता देता हूं जो सर्जरी मेडिसिन में स्पेसिफिक यही यूज होती हैं, और बाकी भी आप लोग देख सकते हैं अपने डिफरेंट एग्जाम्स की। नंबर 1, आपको एनाटॉमी के लिए स्नेल रिव्यू पढ़नी है, और वो स्नेल रिव्यू बुक आपने अच्छी तरह पढ़नी है। नंबर 2, BRS फिजियोलॉजी की किताब आपने पढ़नी है, और आपने डिटेल में पढ़नी है। इस किताब को आपने छोड़ना नहीं है। मैंने खुद अपने एग्जाम में देखा कि इसकी लाइनें आती हैं MCQ के तौर पे, बाकायदा कोई MCQ वहां से आ जाता है पूरे का पूरा BRS फिजियोलॉजी से। नंबर 3, एक बुक है BRS पैथोलॉजी। उसमें से आपने जनरल पैथोलॉजी का पोर्शन करना है। जनरल पैथोलॉजी के जो मेरा ख्याल है 5-6 चैप्टर उसके बनते हैं जो शुरू के हैं, वो आपने करना है। बाज लोग इसकी जगह पे पैथोमा भी करते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप BRS पैथोलॉजी ही करें। इसकी जगह आप पैथोमा की एक बुक है बहुत शॉर्ट सी, उनकी एक ऑथर है, तो वो बहुत अच्छी है। नंबर 4, जो एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिससे मैंने शुरू में बात की कि जो लोग USMLE करते हैं उनका एग्जाम इजी हो जाता है, उसकी रेलेवेंस बनती है, वो है USMLE फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की एक मोटी सी किताब है, बहुत से बच्चे अपने फाइनल ईयर में भी उसको पढ़ते हैं। उस बुक को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। अब वो उस बुक में से क्या चीज है जो मस्ट टू डू है, उसमें उसने मिड में करके, मुझे अब एग्जैक्ट चैप्टर नंबर तो याद नहीं, लेकिन मिड में करके कुछ चैप्टर्स हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स पे हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नेफ्रोलॉजी है, आपका किडनी का है, ब्रेन का है, डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो आपने वहां से करने हैं। क्योंकि उसकी ब्यूटी ये है उन सिस्टम्स की कि उसमें हर सिस्टम के स्टार्ट में आपको उसकी एनाटॉमी मिलेगी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इवन एम्ब्रियोलॉजी भी डिस्कस की हुई है उसके अंदर, और बायोकेमिस्ट्री भी, और फिर उस सिस्टम की सारी डिजीजेस हैं। वो सिस्टम्स जो आपके उसके अंदर आएंगे, कुछ 10-12 के करीब चैप्टर्स हैं, वो आपने अच्छी तरह रट लेने हैं वो चैप्टर USMLE फर्स्ट एड के। ये मैंने 4 बुक्स आपको अब तक बताई हैं। फर्स्ट एड जो USMLE है, बाज लोग उसको नहीं कर पाते, उसकी जगह अब एक नई किताब है जो अभी पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर चुके हैं, उन्हें पता होगा यकीनन। हमारे एक सीनियर हैं, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, डॉक्टर सलाहुद्दीन कमाल। उनका फेसबुक पे ग्रुप भी है FCPS का, वहां से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। उनकी एक बुक है SK फर्स्ट एड, सलाहुद्दीन कमाल फर्स्ट एड एंड लास्ट डे रिवीजन नोट्स के नाम से वो बुक है। वो भी बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन मैंने चूंकि USMLE फर्स्ट एड की थी तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। USMLE फर्स्ट एड इज द बेस्ट बुक। उससे आपके सारे जो छोटी छोटी चीजें आपकी रह गई हैं, बायोकेमिस्ट्री वो भी आपने वहां से करनी है, फार्माकोलॉजी का कोई 70-90 पेजेस हैं वो आपने वहां से करने हैं, एम्ब्रियोलॉजी के पेजेस आपने वहां से करने हैं, और जो जितनी छोटी छोटी आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो आपने वहां से अच्छी तरह से USMLE फर्स्ट एड से करने हैं। अब एक चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो है MCQ बुक। MCQ बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी किताब ले, कोई भी अच्छी बुक आप ले लें जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन फिर उस बुक को आप पूरा पढ़ें। आपने ये काम नहीं करना कि
एक दो चैप्टर एक बुक से कर लिए, फिर किसी सीनियर ने बताया कि वो तो ये करता था और आप उस बुक के पीछे चले गए, फिर किसी कोलीग ने बताया कि उसका फलां बुक करके एग्जाम पास हुआ, आप उस बुक के पीछे चले गए। आपने अपनी जो एक बुक आपने सोची है वो आपने अच्छी तरह कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने जो बुक की उस टाइम एक बुक थी राबिया अली एमसीक्यू बुक्स है की बुक है। अब एक बड़ी अच्छी बुक है एसके पल्स, सलाहुद्दीन कमाल पल्स बुक है। उसमें फायदा ये है कि उसमें आपके पास्ट पेपर्स हैं, तो पास्ट पेपर्स उसके अंदर चूंकि आपको मिल जाते हैं इजीली, लिहाजा आपके लिए उस बुक से अपने एग्जाम की तैयारी करना बहुत इजी है। और जो डिफरेंट बुक्स हैं उनमें एक आसिम एंड शोएब है, एक चाणक्यंस है। ये बहुत पुरानी किताबें हैं। आसिम एंड शोएब बहुत अच्छी किताब है और वो मेरे ख्याल में जब आप सारी तैयारी कर लें तो आपको एक दो दफा वो किताब पढ़नी चाहिए। अब एग्जाम स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। कुछ बुक्स मैंने आपको बताई हैं, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम स्ट्रैटेजी। आपने अपने एग्जाम को और अपनी प्रेपरेशन को इस तरह से प्लान करना है कि एग्जाम डेट से एक महीना पहले आप एक दफा सारी तैयारी कर चुके हों, इंक्लूडिंग एमसीक्यू बुक्स। एक महीना पहले आपने एग्जाम से पहले टारगेट सेट करना है कि आप अपनी सारी बुक्स कर जाएं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू बुक्स। अब एमसीक्यू बुक किस तरह पढ़नी है, वो उसको आपने एंड में नहीं पढ़ना, ये काम कभी ना करें। एमसीक्यू बुक्स एंड में नहीं हो सकती, एमसीक्यू बुक आपने साथ साथ करनी है। सपोज आपने बुक डिसाइड की है एसके पर्ल, एसके पर्ल को आपने ये करना है, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और उस आपने एनाटॉमी से अपर लिम्ब का चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरह, उसी दिन रात को आप एसके पर्ल से या राबिया अली से, जो भी आपके पास एमसीक्यू की बुक है, उससे आप अपर लिम्ब के जो एमसीक्यूज हैं 100, 200, 150 उसी दिन आप करके अगला चैप्टर स्टार्ट करें। क्योंकि उस दिन एक तो आपके पास फ्रेश नॉलेज होता है, आप रीजनिंग कर सकते हैं, आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। कोई भी एमसीक्यू जो आता है वो जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, जाहिर है आपने अगर 50 पेजेस पढ़े हैं अपर लिम्ब के, तो आपको आइडिया नहीं होता कि इसमें से विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन जब वही चीज आपको एमसीक्यू में आप शाम को देखते हैं, आपने बुक में देखा कि ये तो एमसीक्यू आया हुआ है, तो फिर आप उसकी रेलेवेंस बहुत ईजी हो जाती है और वो चीजें आपको रिटेन हो जाती हैं। तो इस तरह एमसीक्यू की बुक आपने साथ साथ करनी है। जब आपकी सारी टेक्स्ट की बुक्स खत्म हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपकी एमसीक्यू की जो बुक है वो भी साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। एक और चीज एग्जाम प्रेपरेशन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कशन, कि आप डिस्कशन किस तरह से करते हैं। जो हॉस्टलाइट है वो तो बहुत ज्यादा इसके आदी होते हैं, स्टूडेंट्स डिस्कशन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो डे स्कॉलर हैं उनके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है डिस्कशन में, उनको आदत भी नहीं होती और फिर उनका वक्त भी बहुत जाया हो जाता है डिस्कशन के चक्रों में। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप शुरू में डिस्कशन ना करें, एक दफा अपना पूरा कोर्स जो आपकी बुक्स मैंने जिस तरह से आपको बताई हैं और एमसीक्यू बुक आप खुद पढ़ लें। फिर आप डिस्कशन इस तरह से करें कि आपका जो भी कोलीग है उसको आप कहें कि जैसे आपकी एमसीक्यू बुक है सपोज, वो आप कहें कि जी आज आप अपर लिम्ब करेंगे और मैं भी अपर लिम्ब पढ़ूंगा, दोनों लोग सारा दिन अपर लिम्ब पढ़ेंगे, तो शाम को आप फोन पे 1 घंटा 2 घंटा वो एमसीक्यूज जो आपको मुश्किल लगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसमें वो चीजें आप उसमें से फैसला कर सकते हैं उसमें से कि जी ये चीज मुझे मुश्किल लगी। सपोज एक एमसीक्यू है वो आपने नहीं पढ़ा, अपनी उस बुक में से वो नहीं आया हुआ, किसी और बुक से है वो एमसीक्यू, आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप अपने कोलीग से डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली वो चीज आपको बता देगा। एक काम अक्सर होता है और वो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे होते हैं तो जो जरा सा आपको मुश्किल लगता है आप वो एमसीक्यू छोड़ देते हैं, आप कहते हैं यार अब यही तो नहीं आ जाना, बट मार्क माय वर्ड्स वही आ जाता है। और वही एमसीक्यू आप देखते हैं कि आप सीपीएसपी में एग्जाम में बैठे हैं और वही एमसीक्यू आपके सामने आ जाता है और आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये मैं अपनी कुलीग से अपने दोस्त से उस दिन डिस्कस कर लेता तो बड़े आराम से मैं आज इसको कर सकता था। जो आपने डिस्कस किया हुआ होता है वो करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होता, जो आपने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ होता है वो आपको प्रॉब्लम करता है। मैं आपको इसमें एक सेंटेंस बताऊंगा, वो आप अपने जहन में बिठा लें। बाज लोग समझते हैं कि एमसीक्यू बार बार पढ़ने से याद होता है, बिल्कुल भी नहीं। एमसीक्यू बार बार पढ़ने से याद नहीं होता, एमसीक्यू समझकर पढ़ने से याद होता है। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लें। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एमसीक्यू होता है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एक्सपिरेटरी वॉल्यूम के बारे में, और अक्सर हमें उसका आइडिया नहीं होता और हम रट्टा लगा के आगे चले जाते हैं। वो एक दफा बैठ के आप उसको समझ लें, क्योंकि उससे एमसीक्यू आना है
और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मुश्किल एमसीक्यूज की क्या वैल्यू है और जो इजी एमसीक्यूज हैं उनकी वैल्यू में, मार्क्स में कहाँ पे उनकी ग्रेडिंग होती है। सो अब तक मैंने आपको बताया कि आपका टाइम कितना होना चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर आ जाता है आपका एग्जाम से 15 डेज लास्ट जब आपके बच गए हैं, जो आपके लास्ट डेज हैं एग्जाम से 15 डेज के, उसमें आप सिर्फ एमसीक्यू करें। और उसमें एक बड़ा अच्छा होता है हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल के, अगेन मैं मेंशन उनको करूंगा, उन्होंने गोल्डन फाइल्स होती हैं, एक आप फेसबुक पे देख सकते हैं, वो एफसीपीएस एग्जाम जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगी। गोल्डन फाइल्स हैं, वो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनको अच्छी तरह से रट्टा लगाना है, चूंकि जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में बाजुकात रिपीट हो जाते हैं और वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो पिछले होते हैं, वो आपको बड़ी हेल्प करते हैं और कम से कम आपके वो क्वेश्चंस कभी भी ड्रॉप नहीं होने चाहिए और उनके आपके पास एक्यूरेट आंसर होने चाहिए। कंफ्यूजन वाले आंसर उसमें किसी सूरत आपके पास नहीं होने चाहिए। अब लास्ट में आपको बताऊंगा कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त अपना एक चीज माइंड में रखें कि हर बंदे का टाइम वहां पे डिफरेंट है, हर बंदे का एग्जाम वहां पे डिफरेंट होता है। जब आप बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके पास जो पहले 5 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं वो बहुत मुश्किल हैं, जो आपको नहीं आते, और मे भी जो लास्ट 90-80 क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरह से आते हैं। इसलिए बिल्कुल भी किसी क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना कि अभी मेरा फैसला हो गया, मैं तो पास हो गया या मैं फेल हो गया, ये काम बिल्कुल नहीं सोचना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपको 100% आता है, ताकि आप अपनी ग्रेडिंग कर सकें एग्जाम के एंड पे। सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको जहन में बिठा लेना चाहिए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं। अगर आपके 75 क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं तो वो पास होने की एक गारंटी है कि आपके एग्जाम आपका पास है। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और अभी भी बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि एग्जाम की मार्किंग किस तरह से होती है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मार्किंग उसमें डिफरेंट होती है। जो आपके मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनकी शायद रेटिंग ज्यादा होती है और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनकी रेटिंग कम होती है। लिहाजा आपको जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हर बुक में उसका आंसर डिफरेंट होता है, एमसीक्यू बुक में, और हर बच्चा भी उसका आंसर डिफरेंट दे रहा होता है। और अगर आप कभी गलती से फेसबुक पे डिस्कशन में पड़ जाएं तो फिर तो 60-70 आंसर्स होते हैं और हर बंदे के पास अपनी लॉजिक्स होती हैं। उसमें आप किसी सीनियर से डिस्कस करके या अपने किसी कोलीग से डिस्कस करके, किसी रेफरेंस से ढूंढ के एक आंसर जो होता है उसको आप रट लें। और इस तरह के एमसीक्यूज को जो 60-70 से ज्यादा नहीं बनेंगे, आप एक कॉपी में अलहदा से लिख भी लें, ताकि आप किसी सीनियर से जो भी आपको गाइड करता है, जैसे हमारे जो डिफरेंट फोरम्स हैं, एक स्टडी मेट फोरम है, उसमें डॉक्टर अहमद हसन, ही इज डूइंग वेरी वेल, आप उनसे भी कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हैं। डॉक्टर सलाउद्दीन कमाल से पूछ सकते हैं। हमारा जो सिंह का फोरम है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, या जो मेड एग्जाम एक्सपर्ट के फोरम पे जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे आराम से कोई क्वेश्चन उनको देंगे तो वो आपको उसका आंसर दे देंगे। इसलिए वो आंसर्स आपने अलहदा से लिख रखने हैं, उस दिन उसमें से 10 या 15 सवाल जरूर आते हैं। सो ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई एग्जाम से रिलेटेड। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि एफसीपीएस की जरिए आप फॉरेन ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, बाहर के एग्जाम्स में आप, या बाहर के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं। एफसीपीएस के बाद जब आप 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जब आपका आईएमएम एग्जाम होता है, तो सीपीएसपी का एक अब ऑप्शन है पिछले कुछ सालों से, उसका नाम है सीपीएसपी मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव, और उसमें आपको यूके और आयरलैंड में ट्रेनिंग मिलती है। और उसका प्लस पॉइंट ये है कि बेस्ड अपॉन योर सीपीएसपी एग्जाम्स, एफसीपीएस एग्जाम, आपको बाहर ट्रेनिंग भी मिलती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और आपकी ट्रेनिंग सफर भी नहीं करती, कंटिन्यूएशन आपकी ट्रेनिंग की रहती है, कंटिन्यूटी भी रहती है। जो आपकी जैसे 2 साल आपके पाकिस्तान में हो गए, 2 साल आप यूके में करते हैं, आयरलैंड में करते हैं, तो वो आपको बाहर का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, अच्छी पे भी मिल जाती है। फिर आके आप पार्ट 2 भी देते हैं तो आपसे डिग्री भी जाया नहीं होती आपकी, और आप आराम से वो एफसीपीएस के थ्रू कर सकते हैं। फिर जो एफसीपीएस पीड्स है और एनेस्थीसिया है, उसका स्कोप बाहर बहुत ज्यादा है, यूके में, आयरलैंड में और सऊदी अरब में खासकर। उसके जरिए आपको ट्रेनिंग भी या जॉब भी आराम से मिल सकती है। लास्ट चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो है
कि अब आपने पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में ट्रेनिंग कैसे लेनी है। उसके लिए डिफरेंट मार्क्स क्राइटेरिया है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है, और वो बेसिक हेल्थ यूनिट का है, आरएचसी का है, आपका टीएचक्यू का है, डीएचक्यू का है। जिस तरह से आप हायर ग्रेड पे जाते हैं, जैसे टीएचक्यू जो है उसके मार्क्स कम हैं, बीएचयू के मार्क्स ज्यादा हैं, आपके आरएचसी के मार्क्स ज्यादा हैं, डीएचक्यू के मार्क्स कम हैं, तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके पास एक अच्छा जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर का वो होना चाहिए, ताकि आपके पास मार्क्स अच्छे बने। और अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब करने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब की हो, उसके मार्क्स हैं, रिसर्च पेपर के मार्क्स हैं। ये वो चीजें हैं जो सम टाइम आप नहीं कर सकते, लेकिन बीएचयू आरएचसी आपको 1 साल के लिए जरूर करना चाहिए। उसके जरिए आप अपनी आपको ट्रेनिंग भी इजी हो जाती है, और आपको खासकर ऑर्थोपेडिक्स और गायनी का अगर कोई बंदा सोच रहा है तो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, बड़े टफ इसमें आता है मेरिट, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। सो ब्रीफली लास्ट में मैं आपको बता दूं, आपको 3-4 मंथ्स अपने एग्जाम के लिए रखने हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको कुछ बुक्स हैं जो मैंने बता दी, एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, और आप किस तरह से एफसीपीएस के लिए बाहर भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, वो चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir. Before moving on to question answers, मैं पहले डॉक्टर अब्दुल बासित का इंट्रो करवाना चाहूँगी, जो कि पहले रह चुका था। डॉक्टर अब्दुल बासित जो है वो टीचर ऑर्थोपेडिक्स जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, और ये ग्रेजुएट हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, एंड ही इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेड एग्जाम एक्सपर्ट, जो कि यूएस पाक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ही इज एंकर पर्सन एट उर्दू पॉइंट। और डॉक्टर अब्दुल बासित रेडियो पाकिस्तान भी ज्वाइन करते हैं हमें एज हेल्थ एनालिस्ट। Now moving on to the question answers part. If anybody has question तो वो chat room में हमें कर सकते हैं या फिर comment section में। सर कुछ क्वेश्चन हमें भेजे गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से जिन्होंने अभी हाउस टॉप की है, तो वो मैं आपसे करूँगी। जी पहला प्लीज। क्वेश्चन है कि how to start and when to start preparing for the FCPS. हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट When to फॉर start? प्रिपेयरिंग एमसीक्यूज। बिल्कुल ठीक है। इसका मैंने देखिए आपको आंसर बड़ा ब्रीफ दिया, और मैंने जो डिस्कशन की उसमें भी बताया, मैं अगेन बता देता हूँ कि आपने स्टार्ट अपनी टेक्स्ट बुक से करना है। जो टेक्स्ट बुक मैंने 4-5 बताई हैं आपको, एक तो स्नेल रिव्यू एनाटॉमी है, एफसीपीएस फिजियोलॉजी है, बीआरएस जो है, और बीआरएस पैथोलॉजी है, और यूएसएमएलई की फर्स्ट एड बुक है। ये किताबें आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है, और इनके साथ आपने एमसीक्यू बुक स्टार्ट करनी है। वो एसके पल्स है, वो राबिया अली है, वो कोई भी बुक है, वो आपने साथ स्टार्ट करनी है। और व्हेन का आंसर ये है कि आपने अपने एग्जाम से 3-4 मंथ्स पहले आपने प्रेपरेशन इसकी स्टार्ट करनी है। ये ना हो कि आप लास्ट 1 मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत हैपेजर्ड प्रेशर में आप तैयारी करें और वो तैयारी इमेच्योर हो, फिर आपका एग्जाम भी रह जाता है, तो ये प्रॉब्लम सारे आपको फेस करने पड़ते हैं। राइट सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइम फारूक एफसीपीएस बीडीएस के स्टूडेंट के लिए भी सेम होता है जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए होता है? उसमें भी आप जाहिर है बुक्स तो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एफसीपीएस एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम ड्यूरेशन, तो ये चीजें सेम होती हैं, और उनका पैटर्न और उस तरह से वो सारी चीजें एग्जैक्ट सेम होती हैं। बल्कि मैं आपको जो स्टूडेंट्स बीडीएस कर रहे हैं या जो एफसीपीएस की प्रेपरेशन के लिए है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा जिस ऑर्गेनाइजेशन के मैं हूँ मेड एग्जाम एक्सपर्ट के साथ, तो उसमें सेशंस भी होते हैं डिफरेंट। वो आप मेड एग्जाम एक्सपर्ट की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी डिफरेंट सेशंस होते हैं। वहाँ पे आई से रिलेटेड, ईएनटी से रिलेटेड, बीडीएस से, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, मेडिसिन से और सर्जरी से रिलेटेड डिफरेंट सेशंस हैं, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन है कि अब्रॉड में एफसीपीएस का क्या स्कोप है? जो लोग एफसीपीएस करते हैं उसके बाद
अगर वो अब्रॉड में सेटल होना चाहिए तो उसका क्या वहाँ पे स्कोप है? देखिए, अगर आप बाहर के कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो टू बी ऑनेस्ट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर आपका ज्यादा स्कोप उतना ज्यादा नहीं है। मसलन सऊदी अरबिया में, अरब में, गल्फ कंट्रीज में एफसीपीएस को एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें स्कोप है। या दूसरा जो आपका तरीका होता है कि आप एफसीपीएस की 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद अपना आईएमएम के बाद आप सिर्फ आपको आइल्स करना पड़ता है। अब तो ओईटी भी आ गया है, ओईटी भी आप कर सकते हैं। वो करके आप यूके में ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप आयरलैंड में ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ के बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ सीपीएसपी का अलायंस है, उनके साथ उनकी एग्रीमेंट है, तो वो आपकी ट्रेनिंग वहां भी कंटिन्यू रहती है और यहाँ भी कंटिन्यू रहती है। उसका फायदा ये होता है कि आपको बाहर का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, वहां आप चीजें देख भी लेते हैं और आपको पे भी अच्छी मिलती है, और सबसे बढ़ के आपको एफसीपीएस की डिग्री का भी कंटिन्यूटी जारी रहती है। और लास्ट ये कि अब अगर आप एफसीपीएस करके बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका एक फायदा ये होता है कि आपको ट्रेनिंग होती है, और बाहर में जो सर्जरी के लोग हैं, खासकर गायनी के लोग हैं, ऑर्थोपेडिक्स के लोग हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑपरेशन करने का स्टाइल है, जो आपकी सर्जरी है, जो आपकी स्किल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई होती है, एफसीपीएस पूरा होता है और आप उसके साथ कोई एडिशनल डिग्री कर लेते हैं, जैसे एमआरसीएस आप करते हैं, तो आपको अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी पोजीशन पे बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। थैंक यू सर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग जूम पे हैं इस टाइम हमारे साथ लाइव, अगर वो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन। अगर किसी का क्वेश्चन है वो सर से डायरेक्टली करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बहुत से क्वेश्चन शो हो रहे हैं अलीजा, जो नीचे मेरा ख्याल है लोग पूछ रहे हैं। यस सर, डॉक्टर अली मैं उनको चैट बता बॉक्स रही हूँ। जी, चैट चैट बॉक्स बॉक्स पे में जो क्वेश्चन हैं, डॉक्टर मरियम का क्वेश्चन है सर कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट पेपर 1 एंड 2 ऑफ एग्जाम और पेपर 2 ऑफ पीड्स एंड डर्मा। पीड्स एंड डर्मा में पेपर 2 के बारे में आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पेपर 1 है वो बेसिक्स से होता है आपकी, और जो पेपर 2 है वो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड होता है। जैसे जो सर्जरी वाले लोग हैं उसमें पेपर 2 में उनसे एनाटॉमी ज्यादा पूछी जाती है। जो मेडिसिन वाले लोग हैं उनसे क्लिनिकल मेडिसिन से रिलेटेड ज्यादा पूछी जाती हैं पेपर 2 में। जो डर्मा से रिलेटेड है, डेफिनेटली उनकी डर्मा से रिलेटेड चीजें होती हैं, ईएनटी से रिलेटेड चीजें होती हैं, या आप पीड से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड चीजें होंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको शुरू में बता दूं कि इसमें कोई 100% रूल नहीं होता, कोई सिलेबस आपके लिए फिक्स्ड डिजाइन सिलेबस नहीं होता कि आपको यही चीज पूछी जाएगी। बहुत दफा आपको इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पेपर 1 में आप देखते हैं कि पैथोलॉजी के बेतहाशा सवाल बाजुकात आपको आ जाते हैं, और पेपर 2 में भी वही आप देखते हैं कि आपको आए हुए हैं। मेडिसिन के लोगों को सर्जरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, सर्जरी के लोगों को मेडिसिन के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वो ये कहते हैं कि जी पार्ट 1 जो है वो आपका सारा जो एमबीबीएस का सिलेबस है उससे रिलेटेड है। हम ये करते हैं कि अपनी फैसिलिटी के लिए जो बेसिक्स की चीजें होती हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं, और बाकी चूंकि हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है और उसके साथ जो क्लिनिकल चीजें लिखी होती हैं, जैसे एनाटॉमी के साथ लिखी होती हैं, पैथोलॉजी के साथ लिखी होती हैं, तो वही चीजें लोग याद करते हैं और फिर वो उससे अपनी माइंड मेकिंग करके उनका आंसर देते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि आप एमसीक्यू की जो बुक है कोई एक, जैसे एसके पल्स है, राबिया अली है, जिस तरह मैंने आपको बताया जो गोल्डन फाइल्स हैं, वो आप अच्छी तरीके से कर लें। उसमें आप हर पोर्शन करें, उसमें आपने कोई पोर्शन नहीं छोड़ना। जैसे आप देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी का कोई पोर्शन है वो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, फार्माकोलॉजी का पोर्शन है उसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आपसे टेक्स्ट में वो पोर्शन रह गया है तो कम से कम उसको एमसीक्यू में जरूर कर लें, और एमसीक्यू में वो पोर्शन आप समझ के कर लें। फिर उससे फायदा ये होता है कि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों आराम से कर सकते हैं। 100 मार्क्स के दोनों एमसीक्यूज के दोनों पेपर होते हैं, और यूजुअली पेपर 1 जो होता है वो जनरल होता है और पेपर 2 जो होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है, रिलेटेड टू योर ओन स्पेशलिटी। फिर चैट रूम में एक क्वेश्चन आया जो कि मेरा खुद का भी था कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी के पार्ट 1 को आप बीएचयू के साथ करो या बीएचयू के बगैर।
मतलब हम देखते हैं कुछ लोग BHU करते हैं और हमने सुना है कि उसके एडिशनल मार्क्स भी ऐड होते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी बेस्ट है? जो आपका रेजिडेंसी प्रोग्राम है डेफिनेटली उसमें मार्क्स हैं, और वो आप सबको पता है हर साल क्राइटेरिया थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का डिफरेंट होता होगा, लेकिन मोर और लेस सेम है, और वो ये है कि आपको BHU RHC के मार्क्स मिलते हैं। अब डेफिनेटली आपने वो मार्क्स लेने हैं, क्योंकि उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ट्रेनिंग उसमें BHU की जॉब के साथ आपको बाज़ औक़ात एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, और एग्जाम का जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स आर इनफ। 3 महीने जो आपके होते हैं वो पार्ट 1 के लिए आपके पास बेहतरीन टाइम है, आप कर सकते हैं। उसमें अगर आप BHU कर रहे हैं तो आप फिर इसको 4 महीने तक एक दफा कैलकुलेशन में आप ले जाएं। लेकिन अगर आप इस तरह कर सकते हैं कि आपको स्टार्ट में, बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है इकोनॉमिकल इशू भी होता है, आपको पे भी चाहिए होती है, बच्चे ज़रूरत होती है। अगर आप कर सकते हैं तो आप BHU किए बगैर अपना पार्ट 1 की तैयारी कर लें। 2 महीने आपको ढूँढने में भी बाज़-औक़ात लग जाते हैं। आप BHU की अच्छे से जाने से पहले आप अच्छी तैयारी करें और एग्ज़ाम एक दफ़ा दे दें। उसके बाद आराम से आप BHU करें, आराम से आप अपना RHC करें, और आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप फ्रेश माइंड के साथ जॉब करते हैं, और साथ ही साथ जो अटेम्प्ट आपके पास से रेज़िडेंसी प्रोग्राम में आती जाती है, उसमें आप जॉइन करते जाते हैं। जिसमें आपको मिलता जाता है, उसमें आप अपने आराम से ले लेते हैं, और उसमें भी जब आप सिलेक्शन करते हैं डेफ़िनिटली ये तो तब का क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि जिस इंस्टीट्यूट में आप नहीं जाना चाहते उसको आप ऑप्शन में ही ना रखें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। नहीं परेशान नहीं हूँ। नहीं मीटिंग पे। जी, डॉक्टर जुल्कर नैन का क्वेश्चन है। डॉक्टर जुल्कर नैन, आपने इस वैसे अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। इधर चैट सेक्शन में एक क्वेश्चन है सर कि MRCS का रूट प्लान बता रहे हैं डॉक्टर जुल्कर नैन की तरफ से। MRCS का रूट प्लान बता दें कि किस तरह से उसको करना है और उसके क्या आगे। MRCS से रिलेटेड डॉक्टर जुल्कर नैन, चूंकि हम आज डिस्कस करने बैठे हैं FCPS 1, तो डेफिनेटली हमारा आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट FCPS 1। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं, आप अगर इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, कोई भी आपने MRCS करना है या जो फीमेल्स MRCOG करती हैं, तो उसके लिए आप हमारा मेड एग्जाम एक्सपर्ट का फोरम है, आप वहां से सर्च कर सकते हैं, और उनके फेसबुक पेज से आपको ये आंसर मिल सकता है। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन है कि अगर फेसबुक के कमेंट पे क्वेश्चन आया कि अगर हम लोग अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब नहीं करते तो क्या उसके हमें मार्क्स नहीं मिलते, FCPS में ऐड नहीं होते उसके? FCPS एग्जाम में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका FCPS एग्जाम में उसका ताल्लुक नहीं है। जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है उसके मार्क्स आपको चाहिए होते हैं ट्रेनिंग के वक्त, जब आपकी इंडक्शन हो रही है, सेंट्रल इंडक्शन। तो अगर आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की हुई है तो आपको 2.5 मार्क्स आई थिंक मिलते हैं। वो 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, कभी डिफरेंट होते हैं सम टाइम। लेकिन उसके आपने अगर आपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से नहीं की तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते उसके। जैसे मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने जना हॉस्पिटल से हाउस जॉब की तो मुझे वो मार्क्स मिले। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, और उसने अपने जो उनका टीचिंग हॉस्पिटल है उससे किया तो उसको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसने एक्सपीरियंस के लिए किसी और जगह किया तो उसको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है, सर से क्वेश्चन करना चाहता है, जूम के मीटिंग से वो काइंडली सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने सवाल ये पूछना था कि जो BDS के स्टूडेंट हैं वो आफ्टर कंप्लीटिंग BDS डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका FCPS के लिए क्या किस तरह की तैयारी करनी चाहिए उनको, और उनका सिलेबस क्या सेम होता है MBBS वालों की तरह या नहीं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये सवाल मैं पहले भी पूछा गया और मैंने पहले भी बताया कि
बीडीएस के बाद यूजुअली स्टूडेंट्स पहले नहीं करते थे एफसीपीएस, इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब स्टूडेंट्स करते हैं एफसीपीएस। मैक्सिलोफेशियल में करते हैं, डेंटिस्ट्री में करते हैं, ओरल डेंटिस्ट्री में करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसकी जो आपकी बुक्स हैं, जिस तरह से एनाटॉमी की हैं, फिजियोलॉजी की हैं, वो वही होती हैं सेम सेम जो हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी का पोर्शन आपका डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको ज्यादा हेड एंड नेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फिर हेड एंड नेक को अच्छे से करना है। लेकिन बीआरएस फिजियोलॉजी, बीआरएस पैथोलॉजी और यूएसएमएलई जो फर्स्ट एड है, वो तो डेफिनेटली सेम है, और वो आप वहीं से कर सकते हैं। और जो आपको एमसीक्यू की बुक देखनी है, वो आपने अपने हिसाब से हेड एंड नेक को डिटेल में पढ़ना है। और जो आपके बीडीएस के क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं खासकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके प्रोसीजर्स हैं, वो आप अपने किसी सीनियर से या हमारे मेड एग्जाम एक्सपर्ट के फोरम से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ एक पे और क्वेश्चन है। जी जी डॉक्टर। जी हाँ पूछो। सर, मेल गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान का सर स्कोप पूछा है मुझे एक मैसेज, पर्सनल मैसेज में, डॉक्टर उमर इफ्तिखार ने। बिल्कुल ठीक है, रेहान का क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है कि Thank you, मेल sir. गायनेकोलॉजिस्ट का मेल गायनेकोलॉजिस्ट का क्या स्कोप है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस टाइम जो टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सारे मेल्स हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, अपने हॉस्पिटल के बारे में मैं कह सकता हूँ, जिन्ना हॉस्पिटल में हमारे 3 यूनिट्स थे और उसमें 2 के जो प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो मेल हैं। जो इस टाइम टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो प्रिंसिपल भी हैं, प्रोफेसर आरिफ तजम्मल, इज हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट, और वो प्रोफेसर हैं। आप देखें प्रोफेसर तैयब जो थे, पहले प्रिंसिपल थे एलजीएच के, या प्रोफेसर फरीद जफर हैं, बेशुमार प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के हैं और मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो मेल्स हैं। तो स्कोप तो आपका बहुत ज्यादा है, ये आप नहीं कह सकते कि स्कोप नहीं है। आप उनके क्लिनिक पे जाएं तो आपको इतना रश मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं यहाँ डिस्कस करूं, एक बहुत फेमस जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर राशिद लतीफ, बहुत सारे आप में से लोग उन्हें जानते होंगे, जिन्होंने इनफर्टिलिटी में बहुत ज्यादा काम किया। तो वो भी जाहिर है मेल हैं और उन्होंने ये काम किया, लिहाजा स्कोप के बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्कोप के बारे में बेटा मैं आपको एक बेसिक बात बताऊंगा कि जो भी आपका प्रोफेशन है, अपना स्कोप आपने अब खुद पैदा करना है, अपने स्टाइल से, अपने पेशेंट्स की केयर से, अपनी आपके डायग्नोसिस जो बेहतर बनाते हैं, जो ट्रीटमेंट आप बेहतर करते हैं, जो पेशेंट्स के साथ आपकी डीलिंग है, आपका स्कोप डिफरेंट है। इसलिए ये कोई दो इसमें क्वेश्चन ना नहीं है कि जी किसी फील्ड में स्कोप है, किसी में नहीं है। डेफिनेटली कुछ रेयर फील्ड्स हैं, कुछ फील्ड्स बड़े कॉमन हैं। तो वो आपने अपनी सिलेक्शन जब करनी है, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, आपने अपने सर्कमस्टांसेस को देखना है, अपने घर को देखना है, अपने ऑप्शंस देखने हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ की फैमिली बड़ी है, कुछ की फैमिली छोटी है, कुछ फैमिली को सपोर्ट करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं। इन सब चीजों को आप सामने रख के अपना जो है अपनी स्पेशलिटी चूज करते हैं। वो इस बेस पे ना करें कि फलां हमारे किसी सीनियर ने कार्डियोलॉजी को ज्वाइन किया तो वो फ्लॉप हो गया, या किसी ने गायनी को ज्वाइन किया तो वो फ्लॉप हो गया। इस तरह से नहीं होता, आपने अपना स्कोप खुद सेट करना। डॉक्टर मरियम ने अभी हैंड रेज किया है, आपको क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि अगर हम जैसे बीएचयू अपना पेंडिंग रखते हैं टिल क्लियर पार्ट 1, तो लाइक 3 महीने हमारे 4 महीने हो जाते हैं, लाइक ये वाले ना मतलब बगैर उसके बीएचयू की। और फर्दर अगर हमें जो ड्रामा का हमारा प्लान है, तो उसके लिए भी आजकल रिक्वायरमेंट मिनिमम 1.5 ईयर है, तो जैसे हमने सुना हुआ है जो एक्सपेक्टेड है। तो हमारा जो पार्ट 1 का स्कोर है, या जो अगर हमारा हो जाता है क्लियर, तो कब तक वैलिड रहता है? उसका कोई टाइम ड्यूरेशन है जैसे आइल्स का स्कोर का होता है, या फर्दर और स्कोर मतलब एग्जाम्स का होता है, वैलिडिटी ड्यूरेशन वो क्या है? बिल्कुल, पार्ट 1 का भी ड्यूरेशन होता है, एफसीपीएस पार्ट 1 का, और उसमें आपने ड्यूरेशन के लिहाज से उसको देखना होता है जब आपने पास किया होता है। मेरे ख्याल में जो मुझे पता है उसका 3-4 साल उसका ड्यूरेशन होता है। एग्जैक्ट मुझे उसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस टाइम देखा था, मुझे नहीं पता। और वो आप सीपीएसपी की वेबसाइट से बेटा चेक कर सकते हैं। जहाँ पे आप सीपीएसपी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे एक पोर्शन आपको मिलेगा गाइडलाइंस फॉर एफसीपीएस पार्ट 1।
या वहाँ पे एक सेक्शन आपको FCPS पार्ट 1 में मिलेगा जिसमें स्पेसिफिकेशंस हैं और गाइडलाइंस हैं, उनको एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लें आप। या मेड एग्जाम एक्सपर्ट के हमारे फोरम से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके फेसबुक पेज पे जाएं तो आप उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जो आपने कहा कि BHU के साथ आप करें, तो बेस्ट आपका सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप अपना एग्जाम क्लियर करें। जितनी जल्दी आप एग्जाम क्लियर करते हैं उतनी जल्दी आपके लिए उस रेस में शामिल आप इजीली हो जाते हैं। जितना आप लेट कर देते हैं उतना आप उस रेस से भी पीछे चले जाते हैं, अपने कोलीग से भी पीछे चले जाते हैं, और फिर आपका नॉलेज भी फ्रेश नहीं रहता। तो एग्जाम को आप फौरी क्लियर करें, उसके बाद आराम से साथ BHU करते जाएं। मैक्सिमम आपको 2 साल लग सकते हैं। 2 साल तक तो एग्जाम बिल्कुल भी आपका जो है वो इनवैलिड नहीं होता। 2 साल तक तो आपका वैलिड रहता है एग्जाम, इतना तो मुझे कंफर्म है कि 2 साल तक आपका वैलिड होता है। आप आराम से अपना BHU करें और जैसे आपकी टर्न बने, और फिर ये भी नहीं होता कि जो मेरिट लास्ट टाइम आया इस दफा भी वही आएगा। सपोज बहुत सारे बच्चों ने इस दफा अप्लाई नहीं किया या रश कम है, तो आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए ना, ताकि आप उस रेस में शामिल हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया हुआ और आप इस चक्कर में हैं कि मैं पहले 1.5 साल BHU कर लूं या 1 साल BHU कर लूं, तो आप उस रेस से ही पीछे हो जाते हैं। आपको उस रेस में फौरी तौर पे शामिल होना चाहिए अपने पार्ट 1 को क्लियर करके। जी थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर मरियम। सर कुछ और क्वेश्चन हैं चैट में, तो ये कि FCPS का करंट सिलेबस क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पार्ट 1 में कितने MCQs होंगे और उसका पैटर्न काइंडली बता दें। ये मैं बड़ी डिटेल में अभी जो आज हमारी डिस्कशन थी उसमें मैंने शुरू में बताया कि जो इसकी बुक्स हैं, करंट सिलेबस है, जो वो आपके बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। और वो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, स्नेल रिव्यू आपको पढ़नी है, आपको BRS फिजियोलॉजी पढ़नी है, BRS पैथोलॉजी का जनरल पोर्शन जो है वो पढ़ना है, USMLE फर्स्ट एड आपने करनी है, और फिर इसके साथ आपने MCQ बुक्स करनी है। और पैटर्न ये है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। ऑनलाइन आजकल उसका एग्जाम पैटर्न है, उसके जरिए आपने पेपर 1 में जो होता है वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में जो होते हैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू सर। और फिर कुछ और क्वेश्चन हैं कि सर्जरी और एलाइड की स्पेसिफिक बुक्स बता दें और उसका मेरिट भी बता दें कि क्या मेरिट है। डॉक्टर आमिर अच्छा, शहजाद। डॉक्टर आमिर शहजाद साहब, जो वैसे मैंने जो बुक्स बताई हैं ये प्योरली सर्जरी एंड एलाइड पे तो 100% है, क्योंकि मैं खुद सर्जरी एंड एलाइड में मैंने दिया था, आई मीन ऑर्थोपेडिक्स, तो मेरा यही बुक्स थी और ये बुक्स ही स्टैंडर्ड हैं फॉर सर्जरी एंड एलाइड। इसमें स्पेसिफिक बुक्स कोई भी नहीं होती। स्पेसिफिक बुक्स यही हैं आपकी, जैसे आप सर्जरी से हैं तो आपको एनाटॉमी अच्छे से करनी है, अगर आपने सर्जरी का एग्जाम करना है तो आपको फिर स्नेल रिव्यू जो है ना वो आपने कम से कम 2-3 दफा अच्छी तरह पढ़नी है। और जो आपकी USMLE फर्स्ट एड है और BRS फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, ये किताबें मैं बता चुका हूँ, यही किताबें सर्जरी की स्पेसिफिक हैं। और जो मेरिट है सर्जरी का, उसमें जो सर्जरी के फील्ड है जिस तरह ऑर्थोपेडिक्स है उसका मेरिट बहुत ज्यादा है, और जिस तरह गायनाकोलॉजी का मेरिट बहुत ज्यादा है, मेडिसिन में डर्मा का मेरिट बहुत ज्यादा है, नेफ्रोलॉजी का मेरिट बहुत ज्यादा है। अब तो वैसे हर सब्जेक्ट का मेरिट ज्यादा हो गया, लेकिन सर्जरी में ऑर्थोपेडिक्स का मेरिट ज्यादा है। यूरोलॉजी का मेरिट आपको समटाइम ऑर्थोपेडिक्स से कम मिलता है, और दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनका, जो रेयर फील्ड है उनके, जैसे कार्डिक सर्जरी है, उसका भी आपको ऑप्शन समटाइम इजी होता है आपके लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग नहीं जाते। न्यूरो सर्जरी में भी ऑप्शन होता है आपके पास। तो जो जरा ज्यादा वाइडली जो अप्लाई करते हैं, एक्सेप्टेड फील्ड्स हैं, उनका मेरिट ज्यादा होता है, वो हर साल डिफरेंट उसका मेरिट बनता है। सर कुछ एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो एलिजिबल हैं जून के एग्जाम के लिए, हेलो जो कि अप्रैल में होना था। हेलो, जी डॉक्टर जुलफिल हैं। जी डॉक्टर एक्सक्यूज मी, जल्दी कर जल्दी सुन उसके बाद कर। हेलो, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था वो मुझे एक्सक्यूज मी सर, आप USMLE के बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं?
बेटा ये सेशन हमारा जो है चूंकि FCPS पार्ट 1 से रिलेटेड है तो वो मैंने गाइड कर दिया। इस तरह तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट USMLE का सेशन करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैंने USMLE एग्जाम नहीं दिया वैसे, वो हमारा मेड एग्जाम एक्सपर्ट से, मैं बल्कि आपको सजेस्ट करूंगा मेड एग्जाम एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करें, वहां से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन आया है कि आर फ्रेश कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर जून एग्जाम व्हिच वाज पोस्टपोन्ड अर्लियर इन अप्रैल। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो अपेयर हो सकते हैं जून के एग्जाम में? एग्जाम में ये होता है कि जिस दिन आपकी हाउस जॉब खत्म हुई हो उसके 2 मंथ्स के बाद आप एग्जाम डेट में जा सकते हैं। तो वो आप कैलकुलेट करें, आपकी जो जब भी हाउस जॉब खत्म हुई है अगर आपके 2 मंथ्स उसके बाद हैं तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपके उसमें नहीं है तो वो नहीं दे सकते। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि शायद ये जून का या इस बारे में तो अभी चूंकि कोरोना की वजह से सिचुएशन डिफरेंट है, वो आप बेहतर है कि आप CPSP से चेक करें ताकि आपको कंफर्म हो कि कौन सा सेशन हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। एक बात मैं आपको बताऊं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ, और वो सारे जो हमारी जो कि इस टाइम पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, अब हम मेड एग्जाम एक्सपर्ट पे हमने एक सेशन स्टार्ट किया है जो हमारा अपकमिंग सेशन है FCPS का। उसमें आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलते हैं। उसमें इस वक्त हमारे पास 100 के करीब स्टूडेंट्स एनरोल करवा चुके हैं FCPS पार्ट 1 के लिए। तो आप में से जो मैं इंटरेस्टेड हो वो उस एग्जाम को, उस सेशन को जरूर चेक करें। उसकी स्पेसिफिकेशंस उनकी वेबसाइट पे जाके, उनके फेसबुक पेज पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां से इसके आंसर मिल जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन आया अभी कि डॉक्टर गुलशन सारा ने हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर गुलशन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो भी आपने कहा है कि पार्ट 1 करने के बाद अगर हम 2 साल यहाँ पर ट्रेनिंग करें और बाहर भी जा सकते हैं करने के लिए, वो यहाँ पर भी काउंट होगी और बाहर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 की बात कर सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है? मतलब किस तरह से ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पर भी काउंट होते रहें और वो भी बाहर भी चले जाएँ, करके आ जाएँ? अच्छा, इसमें मैं हेलो जी, इसमें मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं पहले। जो लोग बाहर जाते हैं, जैसे प्लैब करके जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो उनके पास MBBS के बाद जो स्पेशलाइजेशन की डिग्री है वो नहीं होती। जैसे आपने पाकिस्तान में अगर रहते हैं और FCPS कर लेते हैं तो आप कंसल्टेंट बन जाते हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। 4 साल 5 साल के एग्जाम के बाद आप कंसल्टेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्लैब किया और आप बाहर चले गए और आप वहां पे सिर्फ जॉब करते रहे और जब आप 4 साल बाद वापस आए तो आप देखेंगे कि आपके कोलीग तो कंसल्टेंट बन चुके हैं लेकिन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन जस्ट सिंपल MBBS डिग्री। आपके पास सिर्फ वही है, बाहर जो आपने किया वो सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, जो स्टूडेंट्स की ख्वाहिश थी, जो आपने क्वेश्चन भी पूछा कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम आराम से वहां से स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग ले सकें। तो इसमें बेटा ये पॉसिबल है। CPSP का प्रोग्राम है, यू कैन चेक फ्रॉम CPSP वेबसाइट इवन। इसमें उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसका नाम है CPSP मेडिकल टीचिंग इनिशिएटिव। उसमें आपको FCPS की 2 साल ट्रेनिंग, जिसके बाद आपका IMM एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल। जब आपका IMM एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो आपको ऑप्शन डिफरेंट हॉस्पिटल से CPSP ने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनसे आपको ऑप्शंस आते हैं। CPSP की वेबसाइट पे आप चेक करते हैं, वहां से आपको जो हॉस्पिटल जिसमें आप जाना चाहें, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई करते हैं। CPSP के में उनका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप बाहर 2 साल अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। और वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेनिंग आपकी काउंट होती है जैसे आपकी पाकिस्तान में हो रही है। जैसे सपोज आप पाकिस्तान में जिना में सर्विसेज में या मेयो हॉस्पिटल में कर रहे हैं और आपने 2 साल ट्रेनिंग की, IMM के बाद आपकी सिलेक्शन हो गई नेफ्रोलॉजी में या डर्मा में या सर्जरी में या मेडिसिन में UK में, तो आप वहां चले जाते हैं अगले 2 साल। और फिर जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है देन यू कम बैक एंड यू गो फॉर FCPS पार्ट 2। फिर आपकी वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट रहती है और आपकी डिग्री भी जो है वो पूरी हो जाती है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है और अर्निंग भी हो जाती है।
सर कुछ लास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, बस दिस इज द लास्ट वन के प्लीज लास्ट है। सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन के सीपीएसपी के जो अटेम्प्ट्स हैं वो मैटर करते हैं या नहीं? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में अगर कोई बंदा क्लियर करता है तो वो उसका कोई इफेक्ट पड़ता है? ये आपके जो इंडक्शन है उसमें मैटर नहीं करते, और जो आपको बल्कि कांग्रेचुलेशन लेटर आता है उस पे भी नहीं लिखे होते, उसमें भी सिर्फ कांग्रेचुलेशन ही लिखा होता है। तो वो जब आप कर जाते हैं तो फिर किसी को कोई पता नहीं कि कितने हुए कितने नहीं हुए, लिहाजा उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ना तो आपके इंडक्शन में मैटर करते हैं जो आप सेंट्रल इंडक्शन कर रहे होते हैं, और ना आपके यहाँ पे किसी भी अगली किसी जगह पे आप वो दिखाते हैं, कहीं भी वो आपने शो नहीं करने होते। थैंक यू सो लेकिन मच बेहतर है सर। कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने की कोशिश करें, हमारे सेशन का मकसद भी यही है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और अब मैं चाहती हूँ कि अली हसन मलिक हमारी आज के इस वेबिनार पे थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलीज़ा। सिंक डॉक्टर्स फोरम के थ्रू आज एक सेकंड प्रोजेक्ट था। लास्ट वीक हम लोगों ने एक्टिविटी कंडक्ट की जो हाउस ऑफिसर्स हैं जिनकी हाउस ऑफ स्टार्ट होने वाली है उनको प्रोटेक्शन के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से हमने लास्ट वीक एक्टिविटी की, और आज हमारी सेकंड सेशन था FCPS 1 गाइडेंस वेबिनार। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल बासित का। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को गाइड किया। डॉक्टर अब्दुल बासित हमेशा, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो, या जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस देने की बात हो, हेल्प करने की बात हो, तो डॉक्टर बासित हमेशा पेश होते हैं और हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं तमाम जो डॉक्टर्स जिन्होंने आज हमें इस सेशन में ज्वाइन किया हुआ है, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो आपने जूम के थ्रू ज्वाइन किया या फेसबुक के थ्रू ज्वाइन किया, आप सबका शुक्रिया। और इसमें स्पेसिफिकली मैं अपनी मैनेजमेंट सिंह डॉक्टर फोरम की जो टीम है, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सहर अल्ताफ, रेहान खालिद, डॉक्टर अलीज़ा, अतर इकबाल, नेशनल प्रेसिडेंट सिंह, आसिफा सलीम, आप सब की कंट्रीब्यूशन जो थी उसकी वजह से आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से जरूर आप सब लोगों को फायदा होगा। तो इसी तरह हम मजीद इंशाल्लाह हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी और पेशेंट सर्विसेज के लिए भी हम इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते रहेंगे। आप सबकी हमें सपोर्ट की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली, मैं एक बात करना चाहूंगा, आपका जी सर। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में एंड पे मेरे बारे में अच्छे अल्फाज कहे। जो आपकी सिंक ऑर्गेनाइजेशन है और जो जिस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मेड एग्जाम एक्सपर्ट, मैं आप दोनों जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको मुबारकबाद दूंगा, और मैं आई फील ऑनर्ड really to be part of this session, to be part of this webinar। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूरे मुख्तलिफ डिफरेंट हॉस्पिटल से बच्चों ने क्वेश्चंस किए, उनके जो क्यूरीज थी, जाहिर है सबका जवाब तो हम नहीं दे सकते थे, हमने बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक अंदाज में दिया। आपकी जो टीम है वो बहुत वाइब्रेंट है और वो बहुत इंथ्यूजियास्टिक है। आपको बहुत सारी मुबारकबाद इस कामयाब सेशन के इनेकाद पे, आपको भी, मेड एग्जाम एक्सपर्ट को भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मजीद हमें सपोर्ट की जरूरत है, इस टाइप के हम मजीद इस टाइप की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह, आई एम ऑलवेज हियर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।